हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर विद्या दुबे शासकीय सीएम राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रजनन क्रिया वाले अध्याय में से पौधों में प्रजनन क्रिया के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें जो भी इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं उनको भी हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे कि आप प्रश्नों को भी नोट करते जाएं। तो स्टार्ट करें हम। ओके, आज का हमारा टॉपिक है पौधों में प्रजनन की क्रिया। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि प्रजनन किसे कहते हैं। परिभाषा हमें मालूम होगी तो हम उसे ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, प्रजनन किसे कहते हैं। किसी भी जनक के द्वारा नई संतति का निर्माण करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। अर्थात किसी भी एक पीढ़ी के जनक द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न कर दूसरी पीढ़ी बनाने की क्रिया प्रजनन की क्रिया कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब प्रजनन कितने प्रकार का होता है। अभी हम पौधों की बात कर रहे हैं, तो पौधों में प्रजनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से। सबसे पहला वर्धी प्रजनन। अब देखिए इसी के आगे मैंने लिखा है या कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन भी इसे कहते हैं। मतलब कायिक प्रजनन की जगह अगर मैंने इसे प्रवर्धन कर दिया तो भी वह सही है। तो कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन, इसी को हम वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा अलैंगिक प्रजनन, तीसरा लैंगिक प्रजनन। अब पौधों में कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन में क्या समानता है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं वर्धी या कायिक प्रवर्धन। एक चीज यहाँ पे बेटा हम पहले समझ लें कि पौधे में 2 अंग होते हैं या 2 भाग होते हैं। कौन से। एक भाग जिसे हम कायिक भाग कहते हैं और दूसरा भाग जिसे हम लैंगिक भाग कहते हैं। अब हमको कब समझ में आएगा कि कायिक प्रवर्धन क्या है, जब हमें ये पता हो कि उसके कायिक अंग या वर्धी अंग कौन से हैं। अर्थात वे अंग जो कायिक अंग हैं, यदि उनसे नई संतति अर्थात नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो वो कौन सा प्रजनन हो गया, कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन। मैं रिपीट कर रही हूँ, यदि पौधे के वर्धी भाग से नए पौधे अर्थात नई संतति का निर्माण होता है तो वह कौन सा प्रजनन कहलाता है, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पौधों में 2 प्रकार के भाग हैं, वर्धी भाग और लैंगिक भाग। अब उसका वर्धी भाग कौन सा है हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि इसके द्वारा प्रजनन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्धी प्रजनन है। कौन कौन से हैं वर्धी भाग। वर्धी या कायिक भाग पौधों के 3 अंगों को हम कहते हैं। कौन कौन से। जड़, तना और पत्ती। कौन कौन से। जड़, तना और पत्ती। अर्थात पौधों में यदि नई संतति का निर्माण जड़, तना या पत्ती के द्वारा होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन कहते हैं। अब कैसे, इसके उदाहरण भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। ऐसी कौन सी जड़ें हैं जिनको हम बोकर नया पौधा बना सकते हैं। ऐसे कौन से तने हैं जिनको हम लगाकर नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। या ऐसी कौन सी पत्ती है कि पत्ती ही पूरा पौधा बना सकती है। अगर मैं आपको उदाहरण बताऊंगी तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि अरे हम इससे तो हम बनाते हैं नया पौधा, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब हमको परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें उदाहरण क्या लिखें, जबकि ये सारे उदाहरण हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी कौन सी जड़ें हैं जिनके के द्वारा हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो जड़ें वही नया पौधा बना सकती हैं जिनमें कि अंदर भोजन संचित हो गया हो और वो किस रूप में परिवर्तित हो गई हो, कंद के रूप में। किस रूप में, कंद के रूप में। अब सबसे कॉमन कंद जिसको कि आप पहचानते हैं उसे कहते हैं शकरकंद। कौन सा कंद, शकरकंद। तो शकरकंद को यदि हम लगाते हैं, ये एक जड़ है
और आपने देखा होगा शकरकंद का शेप कैसा रहता है, इस तरह से वो फूला हुआ रहता है, वाइट कलर का या ब्राउन कलर का दिखाई देता है, हल्का गुलाबी कलर का, जिसके ऊपर उसका छिलका रहता है, जिसको आप उपवास वगैरह में खाने के लिए उपयोग में लाते हैं हम। तो ये कंद है, और कैसा कंद है, जो जड़ से बना हुआ है। तो यदि आप इसे लगा देंगे तो इससे हमें नया पौधा मिल जाएगा। तो हमने किस भाग का उपयोग किया, कायिक भाग का, इसलिए ये कौन सा प्रजनन हुआ, वर्धी प्रजनन। और किस हिस्से का उपयोग किया, जड़ का। तो ये उदाहरण क्या हो गया, शकरकंद जड़ से होने वाले कायिक प्रवर्धन का उदाहरण। अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा मुख्य भाग होता है पौधे का तना। तने तो आप सब पहचानते हैं, जो हमें जमीन के ऊपर भी दिखाई देता है। कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो रूपांतरित होकर जमीन के अंदर भी चले जाते हैं। आपने देखा है जनरली कि गुलाब कैसे लगाते हो बच्चों, आप सबको पता है, गुलाब के बीज देखे क्या किसी ने, नहीं देखे, पर फूल तो बहुत सुंदर होते हैं, फूल हमने उसके देखे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं गुलाब कैसे लगाते हैं, तो आप सबके पास इसका जवाब आ गया होगा, कलम से लगाते हैं मैडम, बिल्कुल सही। और वो कलम कहाँ से मिलती है हमें, तने से। तने से कैसे प्राप्त करते हैं, आपने देखा होगा नर्सरी में भी, जहाँ पर पौधों को प्रवर्धित किया जाता है, वहां पर इस तरह से पौधों की कलम तैयार की जाती है, जिसमें बीच में आपको एक गांठ भी दिखाई देती है, ठीक है। और इस तने को जब हम जमीन में लगा देते हैं तो हमें पूरा नया पौधा मिल जाता है। तो तना भी कौन सा भाग है पौधे का, कायिक या वर्धी भाग। तो तने को लगाकर मैंने पूरा पौधा बना लिया, मतलब नई संतति बन गई। तो कौन सा प्रजनन हुआ, वर्धी या कायिक प्रजनन। इसके उदाहरण तो बहुत आसान है, जो हम रोज हमारे घरों में बगीचे लगाते समय करते हैं, बहुत सारी फसलों में भी करते हैं, इसलिए इसके उदाहरण आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे कि तने से उगाने वाले पौधे हैं गुलाब और गन्ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मोगरा अगर आप लगाना चाहते हैं, चमेली आप लगाना चाहते हैं। मैक्सिमम जो पुष्पीय पौधे होते हैं, जो हम पुष्प के लिए लगाते हैं, उसमें से अधिकांश पौधों को हम कलम के द्वारा ही लगाते हैं। तो तने से लगाना यानी आपने क्या लगाई, उसकी कलम लगाई और हमें नया पौधा मिल गया। तीसरा कौन सा भाग है वर्धी भाग, पत्ती। अब आप सोचेंगे पत्ती तो हमने कभी नहीं देखी कि पत्ती से पूरा पौधा बन जाए। आम की पत्ती, जाम की पत्ती, ये सब गिर जाती है नीचे, वो तो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो फिर ऐसी कौन सी पत्ती है जिससे हम पूरा नया पौधा बना सकते हैं। तो पत्ती के उदाहरण कुछ ही है बेटा, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन उदाहरण है, इसका नाम आप याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं ब्रायोफिलम। क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलम। इसकी पत्ती यदि भूमि के या मिट्टी के संपर्क में आती है, तो जो हिस्सा भूमि के या मिट्टी के संपर्क में आता है, वहां से पुनः नया पौधा पूरा बन जाता है। कैसी दिखाई देती है इसकी पत्ती, थोड़ी सी थिक होती है, थिक मतलब फ्लैशी, मांसल जिसको आप बोलते हैं, इस तरह की पत्ती होती है। और ये पौधे पत्ती मांसल होती है, मोटी लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे इसमें भोजन का संचय हुआ है। अब अगर ये यहाँ से गिर गई है जमीन में, ये हिस्सा इसका मिट्टी के या भूमि के संपर्क में आया, तो यहाँ पे छोटी सी एक कलिका बन जाएगी और यहाँ से जड़ निकल जाएगी और नया पौधा बन जाएगा। तो पत्ती से नया पौधा बनना तो ब्रायोफिलम। फिर से हमने अभी तक जो देखा उसको हम रिवाइज कर लें। प्रजनन किसे कहते हैं, जनक के द्वारा नई संतति, अपने ही समान संतति के निर्माण करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। अभी अलैंगिक और कायिक में क्या समानता है ये मैं बताऊंगी। तो वर्धी के 3 प्रकार, क्योंकि पौधों में 3 वर्धी भाग हैं, जड़, तना और पत्ती। जड़ का सबसे कॉमन उदाहरण जो सामान्यतः हमें देखने को मिलता है शकरकंद, तने का गुलाब और गन्ना, पत्ती का ब्रायोफिलम। अब यहाँ तक हमारे कौन से प्रश्न हमने कवर कर लिए वो मैं बता दूं। जोड़ी मिलाओ में, रिक्त स्थान में या बहुविकल्पी में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। कैसे कि पौधे के किस भाग से कायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो जड़, तना या पत्ती, तीनों में से कोई एक नाम आएगा, हमें मालूम है। फिर शकरकंद का प्रवर्धन होता है, किससे होता है, जड़ से। गुलाब या गन्ने को प्रवर्धित किया जाता है तने से। या ब्रायोफिलम किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण है, कायिक प्रवर्धन का। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो लैंगिक का अर्थ क्या हुआ, जिसमें लिंग हो, यानी
ऐसी प्रजनन की क्रिया जिसमें दो लिंग नर एवं मादा मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है? लैंगिक प्रजनन कहलाती है। फिर से हम परिभाषा को रिपीट करते हैं। ऐसे पौधे जिनमें नर एवं मादा अर्थात दो लिंग मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाती है। और पौधों में ऐसा कौन सा भाग है जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है? पुष्प। कौन सा भाग है? पुष्प। ध्यान रखिए बेटा, कभी भी हमें जड़, तना या पत्ती का नाम लैंगिक प्रजनन में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर वर्धी या कायिक प्रवर्धन में भी कितना है? कौन है? केवल एकल जीव। कौन है? एकल जीव। मतलब केवल एक ही जीव के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है, और वो जीव का भाग भी कौन सा है? वर्धी या कायिक भाग। तो अब हम चलते हैं लैंगिक प्रजनन की क्रिया। अब लैंगिक प्रजनन में जो कि पुष्प के द्वारा होती है, तो हमें सबसे पहले पुष्प के भागों के बारे में पता होना जरूरी है। पुष्प के भाग कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। पुष्प का दूसरा भाग कौन सा है? दल पुंज। तीसरा भाग पुष्प का कौन सा है? उसे कहते हैं हम पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और पुष्प के चौथे भाग को कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। इसको पुमंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुमंग भी कहते हैं, क्योंकि पुंकेसर पुमंग का ही भाग है। फिर से हम देखते हैं पुष्प के कितने भाग हैं? 4 भाग। सबसे बाहर बाह्य पुंज, फिर दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? अब मैं जैसे ही नाम लूंगी तो आप बोलेंगे ये तो हम बिल्कुल पहचानते हैं, आपने देखा होगा। चलो हम गुलाब से ही आपको बताती हूँ। गुलाब जब कली रहती है, आपने देखा होगा उसके नीचे नीचे ग्रीन कलर की आपको पत्तियां दिखाई देती हैं। वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां जो सबसे बाहर होती हैं वो क्या है? बाह्य दलपुंज। इसके बाद हम अंदर की तरफ चलें। अंदर की तरफ कैसी दिखती है? आप जिनको पंखुड़ी बोलते हो, लाल रंग की, वो क्या होंगी? दलपुंज। अब आप बोलेंगे गुलाब में तो उनको पुमंग और जायांग में दिखाई नहीं देता है, तो आपने गुड़हल का फूल देखा होगा। गुड़हल का फूल सबने देखा हुआ है, लाल रंग का होता है ना? उसमें आपने देखा होगा कि बीच में ऐसी लाल रंग की एक डंडी लटकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ ऐसे पीले रंग के हमको रेड रहते हैं, जो लाल रहते हैं, लेकिन बाद में हमको उसमें से पीला पीला पाउडर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये पुष्प का तीसरा भाग होता है पुमंग। और इसके अंदर जब हम इसको खोलते हैं, काट के निकालते हैं, तो सबसे अंतिम भाग हमको कौन सा मिलता है? जायांग। अब हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर, वो क्या आता है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन खालिस्तान भाग के द्वारा होता है। तो कौन से भाग के द्वारा होता है? सबसे पहले तो पुष्प के द्वारा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहीं पे कवर कर लेते हैं कि पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है और मादा भाग क्या कहलाता है। तो पुमंग जो है ये क्या है? पुष्प का या पौधे का नर भाग है, और जायांग पुष्प का या पौधे का मादा भाग है या मादा अंग है। यहाँ से हमारा दूसरे क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया। कौन सा? कि पुष्प का नर अंग कौन सा है? पुमंग। पुष्प का मादा अंग कौन सा है? जायांग। या पौधे का लैंगिक प्रजनन के लिए नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा है? तो जायांग मादा अंग है और पुमंग उसका नर भाग है। अब एक महत्वपूर्ण चित्र जो हमको यहाँ पर बनाने के लिए आता है वो है पुष्प की लंबवत काट का चित्र बनाइए। लैंगिक प्रजनन की परिभाषा याद हो गई ना बेटा? ऐसी प्रजनन की क्रिया जिसमें दो लिंग मिलकर, नर तथा मादा मिलकर नई पीढ़ी यानी नई संतति का निर्माण करते हैं, वह क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। और पौधों में लैंगिक प्रजनन का भाग है पुष्प। मैं बीच बीच में इसलिए आपको रिपीट करती जा रही हूँ कि जिससे आपको ध्यान रहे। अब हम किसका चित्र बनाने जा रहे हैं? पुष्प की लंबवत काट। पुष्प की
लंबवत काट का यदि आपको चित्र बनाने को आता है तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, उसे अंदर से बनाना शुरू करना। अंदर से का मतलब क्या होता है कि कहाँ से कैसे अंग है उसके, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फिर पुमंग और सबसे अंदर है जायांग। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, जायांग से। अब जायांग के कितने भाग होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम जब चित्र बनाएंगे तो यहाँ पर उन भागों को भी लिख लेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आप बनाइए, बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल मैं आपको सरल तरीके से बताना यहाँ पे सिखा रही हूँ कि किस तरह से हमको चित्र को बिल्कुल सरल तरीके से बनाना है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सीधी डंडी दो आपको दिख रही है, सीधी ट्यूब जैसी बनाई है मैंने, बीच में से जो हॉलो है खाली है, और इसके ऊपर में इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और नीचे मैंने इसको गोल कर दिया। ठीक है, अब ये जो गोलाकार हिस्सा है ये किसी चीज के ऊपर टिका हुआ रहेगा पुष्प में, तो ये मैंने इसका नीचे का हिस्सा बना दिया जिसके ऊपर हमारा पुष्प क्या है, टिका हुआ है। अब टिका हुआ अर्थ क्या हुआ, अब मैंने एकदम कॉमन वर्ड यूज किया, लेकिन अब मैं उसको आपको और आसान भाषा में बताती हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो अंडाशय है, जायांग है, ये एक महाराजा है, और महाराजा या पुष्प किसके ऊपर बैठा होता है, आसन के ऊपर। किसके ऊपर बैठते हैं, आसन या सिंहासन के ऊपर। तो ये पुष्प किसके ऊपर बैठा हुआ है, आसन पे, तो दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, पुष्पासन, पुष्प का आसन। देखिए नाम याद रखना आसान हो गया, पुष्प का आसन यानी पुष्पासन। उसके ऊपर कौन है, अंडाशय बना दिया मैंने, ये उसका भाग है, और सबसे ऊपर का हिस्सा भी हम इसके सबके नाम लिखेंगे, नामांकन करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आए। अब दूसरा हिस्सा जो यहाँ पे मेरे को जगह है जिससे मैं बना सकती हूँ वो है बाह्य दलपुंज। इसके बाद मुझे कौन सा हिस्सा बनाना है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज चूंकि मैं लंबवत काट बना रही हूँ, तो लंबवत काट में अगर वो 5 है पंखुड़ियां सबसे बाहर, तो मुझे 2 दिखेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितनी बना दूंगी, 2। देखिए ये भी बनाना बिल्कुल आसान है, ये बन गई हमारी दोनों तरफ 2 पंखुड़ियां। अब मुझे बनाना है दलपुंज, मतलब जो सबसे बाहर होता है। दलपुंज बनाने के लिए आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ हमें ले जाना है, ध्यान से देखिए, आप यहाँ से मिलाते हुए ले जाना है क्योंकि वो बाहर से ही है। इसको आप ऊपर लेके जाइए, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, चूंकि मैं लंबवत काट बना रही हूँ तो मैक्सिमम मुझे कितने दलपुंज दिख सकते हैं, 3, है ना। और अगर वो 2 में कर रहे हैं तो ये बन गए मेरे 3 दलपुंज। ठीक, अब इसके बीच में लंबवत काट जब भी हम बनाते हैं तो मुझे अंडाशय, उसके अंदर जो अंड उपस्थित है अंडाशय में, वो सीधे लगे हुए दिखाई देंगे। और अब कौन सा हिस्सा बन गया, बच गया बनाने के लिए, केवल पुमंग। अब मैं बनाऊंगी पुमंग। पुमंग के लिए आप एक सिंगल भी डंडी ले सकते हैं या डबल ले सकते हैं। एक तरफ आप 2 ले लीजिए, क्योंकि अगर 3 है या 5 है तो वो हमको एक साथ दिखाई देंगे। भाले का आकार या एरो जो आप बनाते हैं, एरो तीर का निशान आप बनाते हैं ना, ऐसे तीर के निशान को बना के बीच में एक लाइन खींच देना है। यहाँ पर भी आप तीर का निशान बनाकर एक लाइन खींच दें। ध्यान रखिएगा, जैसा एक में शेप दें आप वैसे ही सभी में दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने तीर के निशान जैसा बनाया है एरो, तो इसको भी मैं क्या बना दूंगी, एरो। इधर भी मुझे 2 बनाने हैं, चूंकि लंबवत काट करी है तो कम से कम मुझे एक तरफ में एक साथ 4 जरूर दिखेंगे, तो ये भी मैंने इस तरह से बना दी। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए पुष्प के सारे भाग बन गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब मुझे इनका नामांकन करना है। नामांकन करते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या, कोशिश करें कि जहां मैंने चित्र बनाया है उससे सीधे हाथ की तरफ मैक्सिमम मैं नाम लिख सकूं। यदि ज्यादा नाम है तो हम बाईं तरफ का भी उपयोग कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, हमें सीधी लाइन खींच लेना है ना, कि हमको कितने लेबल एक तरफ चाहिए। एक चीज और जो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जैसे मुझे यहाँ करना है दलपुंज, फिर मुझे यहाँ लिखना है वर्तिकाग्र, फिर मुझे यहाँ लिखना है पुमंग। अब ये इतने पास पास हो गए, अब मैं सोचूंगी कि मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाती हूँ, तो मैं ऐसे डंडी खींच दूंगी, ऐसी लाइन खींचेंगे आप। तो जब आप ऐसी लाइन खींचने जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण चीज कि जब हम लेबलिंग कर रहे हैं, जब हम नामांकन कर रहे हैं, तो इस तरह का क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। अब मैं एक एक लेबल करती जा रही हूँ, आप भी ध्यान से मेरे साथ करती जाइए।
मैंने लेवल देख लिया कि सबसे ऊपर अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दल पुंज, सबसे ऊपर क्या लिख दिया मैंने, दल पुंज, तो मेरे पास काफी जगह है बाकी के नाम लिखने के लिए। अब ये तीनों हिस्से की कोशिश करूंगी मैं कि एक ही तरफ आ जाए, क्योंकि फिर मुझे उसमें मादा भाग भी लिखना है, क्योंकि ये तीनों मिलकर मादा अंग बना रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाले को कहते हैं वर्तिकाग्र, अग्र, वर्तिका का अग्र मतलब ऊपर वाला हिस्सा, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्र, क्योंकि ये क्या है, वर्तिका, ये क्या है, वर्तिका। ठीक है, तो नाम याद हो गए। लंबी डंडी जो हमने ट्यूब जैसी बनाई थी वो वर्तिका, और वर्तिका का टिप शीर्ष, तो वर्तिका का अग्र मतलब वर्तिकाग्र। नीचे की तरफ क्या है बेटा, अंडाशय, जिसको आप बोलते हैं ओवरी, और इस अंडाशय के अंदर हमको क्या दिख रहे हैं, अंड। इतने भाग मिलकर क्या बना है, मादा अंग यानी जायांग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, जायांग। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, जायांग। ये जायांग के सारे हिस्से। ये वाला हिस्सा क्या था, बाह्य दलपुंज। अब देखो ये पत्ती पे लाइन आ गई है ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उधर नहीं लिखूं बाह्य दलपुंज, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, पुष्पासन, पुष्प का आसन, जिस पर पुष्प रखा हुआ है, पुष्पासन। अब क्या नाम बच गया, पुंकेसर बचा है और बाह्य दलपुंज बचा है। पुंकेसर में सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। तो ये क्या है, परागकोश। ये है उसका तंतु, परागकोश के साथ में क्या है, तंतु, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पुमंग मतलब नर भाग, यानी ये हो गया पुष्प का नर भाग। ये वाला हिस्सा है बाह्य दल पुंज। कौन सा हिस्सा है ये, बाह्य दल पुंज। देखिए सबसे बाहर दल पुंज, फिर इसके बाद मैंने लिखे सारे मादा अंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंड, पुष्प जिस पर स्थित है पुष्पासन, सबसे बाहर था बाह्य दल पुंज, पुमंग के हिस्से हैं परागकोश और तंतु। यहाँ पर देखो बेटा मैंने कितने सारे प्रश्नों के उत्तर कवर कर लिए, कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। अगर हमको परीक्षा में पूछा गया पुष्प के मादा भाग के अंगों के नाम लिखिए, मादा भाग के अंग कौन कौन से हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, ये अंडाशय के अंदर क्या स्थित होते हैं, तो अंड। ठीक है, फिर नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, मादा भाग को क्या कहते हैं, जायांग। नर भाग के कौन कौन से हिस्से होते हैं, परागकोश और तंतु। यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर और नोट कर लीजिए, वो क्या, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा, वो भी हम देख लेते हैं। पुष्प की लंबवत काट में मिटा रही हूँ, आपने लिख लिया होगा। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं, परागकण। यहाँ पर हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बेटा। परागकोश, कोश मतलब एक कक्ष हो गया जिसके अंदर निर्मित होंगे, तो उसको हमने क्या कहा, परागकोश। क्या बन रहे हैं, परागकण, छोटे छोटे कण बन रहे हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, कण, तो परागकण। अब परागकण नर भाग हो गया और अंडाशय के अंदर अंड मादा भाग हो गया। परागकण और अंड मिलकर नई संतति का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एक और हमको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया जिसकी कि हम परिभाषा समझ लें यहीं पर और उसे हम याद कर लें, जिसे कहते हैं निषेचन। निषेचन क्या हुआ, अभी मैंने शब्द लिखा था परागकण। परागकण कौन सा भाग था, नर के भाग का। अंड किसका भाग था, मादा का भाग था। अब ध्यान से सुनना, अंड को हम मादा युग्मक कह सकते हैं क्योंकि वो मादा में बन रहा है। परागकण को हम नर युग्मक कह सकते हैं क्योंकि वो नर हिस्से में बन रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, अंड को हम मादा युग्मक क्या कहते हैं, मादा युग्मक। ठीक है, उसी तरह से नर को मैंने क्या कहा, परागकण के लिए क्या कहा, नर युग्मक। क्या कहा,
नर युग्मक। तो मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने की क्रिया को या संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, अब इसे हम रिपीट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे कवर हुए वो देख लेते हैं। सबसे पहले नर युग्मक क्या है, पौधों में नर युग्मक क्या है, परागकण। नर युग्मक क्या है, परागकण। मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या है, अंड। क्या है, अंड। अब निषेचन की परिभाषा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन, संयुग्मन, संयुग्मन दोनों का मिल जाना। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिल जाना। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। बिल्कुल आसान है। जैसे हमने लैंगिक प्रजनन की परिभाषा में पहले कहा कि दो लिंग इन्वॉल्व होना चाहिए, तो दो लिंग हो गए नर और मादा, उनके दोनों के युग्मक हो गए कौन से, परागकण और अंड, और उन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, संयुग्मन से क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया। तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न हमें मिल गया कि कायिक प्रवर्धन में निषेचन हुआ था क्या, नहीं हुआ था। हाँ, तो हमने डायरेक्ट उस भाग को लगा दिया था और नया पौधा बन गया था, नई संतति बन गई थी। यहाँ पर निषेचन हुआ और निषेचन होने के बाद में हमेशा फिर क्या बन जाता है, जाइगोट, या जिसे हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण। अर्थात निषेचन की क्रिया के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि भ्रूण किसके मिलने से बना, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बना। भ्रूण कब बनता है, लैंगिक प्रजनन की क्रिया में बनता है। किस क्रिया के द्वारा बनता है, निषेचन की क्रिया के द्वारा बनता है। ठीक, अब जब निषेचन की क्रिया हो गई, इसके पहले यहाँ पर एक और परिभाषा हमको याद करने के लिए यहाँ पर सुविधा हो जाएगी क्या, कि ये परागकण तो बना था परागकोश और अंड कहाँ उपस्थित था, अंडाशय में। तो ये उसके पास तक कैसे पहुंचा वो भी हम देख लेते हैं कि जो परागकण था वो अंड के पास तक कैसे पहुंचा। अब चूंकि हम लंबवत काट का पूरा चित्र बना चुके हैं, वो आपके सामने है, तो अब मैं केवल क्या बनाऊंगी, इसका नर भाग, मादा भाग। ठीक है, क्योंकि बाकी के अंगों की अभी हमको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये मैंने बना दिया इसका मादा भाग, ये आपको पता है अब सारे हिस्सों के नाम। और यहाँ पर मैंने बनाया था पुंकेसर या पुमंग, जिसमें मैंने ये क्या बनाया था, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या बने थे, परागकण। जब परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो परिपक्व होने के बाद में ये परागकोश फट जाते हैं और फटने के बाद में ये परागकण कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम पुष्प को हाथ लगाते हैं तो कुछ पीला पीला पाउडर हमारे हाथ में लग जाता है और उसको हम निकालते हैं तो भी वो हमारे हाथ में चिपक जाता है ना। तो ये जो पीला पाउडर जो हमको दिख रहा है, ये क्या है, परागकण है। ये परागकण किसी भी एजेंसी, वेक्टर, जीव के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हमारे हाथ लगाने से, या पक्षियों के द्वारा। किस पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। कहाँ पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। परागकोश परागकण से निकले, कहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंचाना है इन्हें हमें, वर्तिकाग्र पर। ये यहाँ पहुंच गया परागकण। अब परिभाषा सुनिए, परागण, पहले शब्द को ध्यान दीजिए, परागण ये शब्द है, परागकण। इन दो शब्दों में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और परागण पूछते हैं तो हम परागकण लिख देते हैं, परागकण पूछा तो हम परागण लिख देते हैं। तो दोनों शब्दों को ध्यान से समझो। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। फिर से, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जब परागण हो जाएगा तो यहाँ पर परागकण क्या होंगे, अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परागकण अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होकर क्या बनाएंगे, पराग नलिका।
क्या बनाएंगे? पराग नलिका। और ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका इस वर्तिका, किससे होती हुई? वर्तिका। वर्तिका थी ना ये लंबी ट्यूब, और ये क्या बन गई? पराग नलिका। पराग नलिका किसने बनाई? पराग कण ने। पराग कण से बनने वाली पराग नलिका के द्वारा ये जो अंदर अंड था, इस अंड तक क्या पहुंचाए जाएंगे? नर युग्मक। क्या पहुंचाए जाएंगे? नर युग्मक। जैसा मैंने पहले आपको बताया, इस अंड को हमने क्या कहा था? मादा युग्मक। तो परागण हो गया, पराग नलिका से नर युग्मक अंड तक पहुंच गए और मादा युग्मक से मिल गए तो निषेचन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा बेटा। हमने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स कवर करे हैं। पौधों में प्रजनन के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, फिर कायिक प्रवर्धन, कौन कौन से कायिक भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, उनके उदाहरण, फिर हमने पुष्प यानी लैंगिक भाग के बारे में भी पढ़ा, उसकी लंबवत काट का चित्र भी हमने देखा, उसके नर और मादा अंगों के बारे में भी हमने देखा, और निषेचन, परागण, इनकी हमने परिभाषाएं भी देखी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत मदद मिलेगी अपने इस टॉपिक को तैयार करने में। धन्यवाद।